साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और साहित्य की पुस्तक रचना और अभिव्यक्ति का अध्याय नंबर 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन लेकर हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यह अध्याय हिंदी अनिवार्य की पुस्तक में भी है और हिंदी साहित्य की पुस्तक में भी है, तो समान रूप से दोनों विषयों के लिए कारगर है। तो आप इसको जरूर देखें। इसमें मैंने यथासंभव महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण जो वाक्यांश है उनको अंकित किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी काफ़ी सहायता करेगा और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो आप जरूर चैनल के नियमित सदस्य बने, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर बिना किसी देर के। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छी बात लिखते हैं रघुवीर सहाय। वो कहते हैं खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। और दोनों का उद्देश्य बताया है, या मैंने प्रश्न बताया है कि कविता और खबर का क्या उद्देश्य है। तो वो लिखते हैं दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से किसी बात की असलियत खोल सकता है। ये लिखते हैं हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय। तो अब आप समझ गए होंगे कि कविता और खबर का क्या उद्देश्य है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यम जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, इनके बारे में, इनकी क्या खूबियां है, क्या खामियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट माध्यम क्या है, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, रेडियो समाचार की क्या संरचना है, रेडियो समाचार के लिए बुनियादी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न की खबरों के कौन कौन से चरण हैं, रेडियो और टेलीविज़न के समाचार भाषा शैली उसमें क्या अंतर है, और इंटरनेट पत्रिकाएं पत्रकारिता क्या है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इसके प्रमुख पार्ट जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं उनकी ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रश्न मैंने बनाया है जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और प्रमुख जनसंचार माध्यम है वो है प्रिंट यानी प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। यानी प्रिंट की बात करें तो मुद्रित अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये टीवी, रेडियो और इंटरनेट, ये प्रमुख जनसंचार के माध्यम हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अखबार है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे रेडियो है, यहाँ पे कंप्यूटर है। तो इस तरह जब अपना आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ बातें इस प्रकार आती है। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर समाचार पढ़ते, सुनते और देखते होंगे। तो तीनों चीजें मिलती है इंटरनेट पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर होता है, लेखन और प्रस्तुति में। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए, और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार पढ़िए। अब बताइए कि इन माध्यमों में पढ़े, सुने और देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या नजर आता है, क्या फर्क नजर आता है? उनमें कोई विशेष अंतर है या नहीं है? तो बिल्कुल है। अखबार की भाषा शैली है या लेखन शैली है या प्रस्तुति है, उसमें अंतर है। रेडियो में अंतर है, टेलीविजन में अंतर है, तो इंटरनेट में भी अंतर है। तो यहाँ पे आगे इस प्रश्न का अपने को उत्तर मिलेगा कि निश्चित तौर पर इन सभी माध्यमों में समाचार लेखन की शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिलेंगे। अंतर क्या है? यह प्रश्न बना दे कि टीवी, प्रिंट, रेडियो और इंटरनेट माध्यमों में क्या अंतर है, उनके समाचार लेखन में क्या अंतर है। तो सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए है, तो टीवी देखने के लिए है, और इंटरनेट पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा देता है। तो ये प्रमुख अंतर है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का
माध्यम है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियां समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब हर माध्यम की आपको विशेषता पता हो, उसकी खूबियां और उसकी खामियां आपको पता हो। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां भी है। खबर लिखने के समय हमें इनका पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को भी समझना पड़ता है। अब क्या खूबी है और क्या खामी है किसकी? प्रिंट की, टीवी की, रेडियो की और इंटरनेट की। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज कम या ज्यादा साबका पड़ता होगा, सामना करना पड़ता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन माध्यमों से सबसे अधिक पसंद किसे करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप सोच में पड़ जाएं, क्योंकि अपनी अपनी जगह सब महत्वपूर्ण है। आपका उत्तर जो चाहे हो, इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी पसंद हो सकता है आपके दोस्त को रेडियो पसंद हो। आपका दोस्त रेडियो अपने कमरे में या पढ़ने के कमरे में फुर्सत के क्षण में या कुछ और काम करते हुए वह सुन रहा हो। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो और उसने फुर्सत के क्षण में अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हुए देखा गया हो सकता है आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए और कुछ पढ़ते या देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। मतलब जितने भी माध्यम हैं वो अपनी पसंद के अनुसार सभी को महत्वपूर्ण लगते हैं। जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है। आप और आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी या आपके अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचि, जरूरत और पहुंच के अनुकूल है। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचि, जरूरत और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं और खूबियां हैं, तो कुछ उसमें खामियां मतलब कमियां भी है, जिसके कारण माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो वह किसी को बहुत कम पसंद आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे आगे देखिए क्या है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है और कोई एक दूसरे से कमतर है। ऐसा नहीं है, सभी अपने अपने स्तर पर सभी माध्यम हैं वो अच्छे हैं। सबकी अपनी कुछ खूबियां और खामियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से ही बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने से है। तो जनसंचार माध्यम जितने भी है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, विरोधी नहीं है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी, विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। अब प्रश्न बन रहा है, जनसंचार के माध्यमों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कहने की जरूरत नहीं कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। अखबार को अपन पढ़ सकते हैं और हो सकता है रुक कर उस पर पुनः अपने विचार कर सकते हैं, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इसी तरह का रोमांच अखबार और इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह खबरें जब रेडियो पर सुनते हैं तो आप बहुत अधिक उन्मुक्त होते हैं और उतना किसी अन्य माध्यम में संभव नहीं है। बात करें इंटरनेट की तो यह अंतरक्रियात्मक एक्टिविटी है और सूचनाओं का विशाल भंडार यहाँ पर मिलता है। बस एक बटन दबाना और सूचनाओं के बहुत अथाह सागर में पहुंच जाना, अथाह संसार में पहुंच जाना। जिस भी विषय पर आप जानना चाहें इंटरनेट के जरिए आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये अलग अलग माध्यमों की अलग अलग खूबियां हैं। मैंने यहाँ पे प्रश्न भी बनाया है। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतें पूरा करते हैं। इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता जरूर है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें कोई समाप्त नहीं हुआ और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार हो रहा है और विकास हो रहा है। अब आइए इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियां और खामियां हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानें। प्रिंट यानी मुद्रित, जैसे कि छपा हुआ।
प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जन संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। जितने भी आधुनिक माध्यम हैं उनमें सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत तो सबसे पहले चीन में हुई, लेकिन सबसे पहला छापाखाना है वो बना जर्मनी के गुटेनबर्ग में। तो ध्यान रखें, मुद्रण की शुरुआत चीन में और पहला छापाखाना गुटेनबर्ग जर्मनी में। छापाखानी यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, जिसे क्या कहा जाता है, रेनेसा, तो उसमें छापेखाने की अहम भूमिका थी। और भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? 1556 गोवा। और इसका उद्देश्य क्या था? मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इसे खोला था। तब से अब तक मुद्रण की तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार भी हुआ है। अब यहाँ पे आपको मुद्रण का तरीका दिख रहा होगा। ये मुद्रण का छापाखाना है, एक छापेखाने की तस्वीर है। और फिर यहाँ पर प्रश्न बनाए मैंने दो कि जन संचार में मुद्रित माध्यमों के नाम लिखिए, कौन कौन से मुद्रित माध्यम है और मुद्रित माध्यमों की क्या विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए, मुद्रित माध्यमों की बात करें तो उनमें तीन बातें आती हैं: अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। ये सभी क्या है? तो अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें ये सभी मुद्रित माध्यम हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है। तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो छपे हुए अक्षर होते हैं वो स्थायी होते हैं। हम आज पढ़ें, कल पढ़ें या 10 वर्षों के बाद पढ़ें, उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं या पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो दोबारा जितना बार आपकी इच्छा करें आप उतनी बार उसे पढ़ सकते हैं। तो ये मुद्रित माध्यम की पहली विशेषता है। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित होने वाले किसी भी समाचार या रिपोर्ट को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आप पहला पृष्ठ पढ़ें, हो सकता है आप अंतिम पृष्ठ पढ़ें, यह आपको स्वतंत्रता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार के पहले पृष्ठ या पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों में स्थायित्व का एक लाभ यह होता है कि उन्हें लंबे समय तक अपना सुरक्षित रख सकते हैं और किसी संदर्भ की तरह उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, बोलने में एक स्वतः स्फुरता होती है और लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बातें हैं, वो है विशेषताएं, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी काफी लोगों तक पहुंचाना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक लोग उसे समझ सकें। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि ये हमें चिंतन, विचार और विश्लेषण करने का अवसर देते हैं। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय है बल्कि उसमें ये योग्यता भी है। तो प्रिंट माध्यम है, उनके लिए पाठक का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है, देखिए ये इसकी खामी भी है यानी कमजोरी भी है कि असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल की हो। अब इनकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, तो वो भी देखिए। दो प्रश्न बढ़िया बन रहा है। मुद्रित माध्यमों की क्या क्या खामियां, यहाँ प्रश्न देख रहे हैं। मुद्रित माध्यमों की कमजोरी या सीमा भी है। पहली यह है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। साथ ही दूसरी कमी, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे पाठकों की रुचि और जरूरत का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी एक और कमी है कि वे रेडियो, टीवी और इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते और
पांचवी कमी यह है कि ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार, सप्ताह में एक बार, इस प्रकार प्रकाशित होते हैं। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे अपन कहते हैं डेडलाइन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, डेडलाइन क्या है? मुद्रित माध्यम के संदर्भ में डेडलाइन क्या है? तो जो पत्र पत्रिका या अखबार छपने के लिए या उसके प्रकाशन के लिए जो निश्चित समय सीमा होती है, उसे अपन कहते हैं डेडलाइन। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा एक कमी और है, और वो यह है कि इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह यानी स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। तो यहाँ पर अब तीसरा प्रश्न ये बन रहा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों के लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। तो किन किन बातों का वह ध्यान रखे? तो यहाँ पे देखिए, मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात पर ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियां और अशुद्धियां हैं वो दूर कर ली जाएं। यह जरूरी है, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद गलती या अशुद्धि वहीं पर चिपक जाती है और उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए। इसके लिए अखबार और पत्रिकाओं के संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है जो इन अशुद्धियों को हटाती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए की जा रही सामग्री में गलती और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना है। तो किसी भी अखबार और पत्रिका में जो गलतियां रह जाती है, जो त्रुटियां रह जाती है, उसको हटाकर उसे प्रकाशन के योग्य कौन बनाता है? तो किसी भी अखबार या पत्रिका की संपादकीय टीम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जन संचार के जो मुद्रित माध्यम हैं उनके लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, एक डायग्राम से बहुत अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। तो पहला ही उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर हमेशा जोर रहता है। दूसरी मुख्य बात है कि समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना भी हर हाल में जरूरी है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना जरूरी है। तीसरी बात है, लेखन और प्रकाशन के बीच यदि कोई गलती है और अशुद्धि है तो उसे भी ठीक करना जरूरी है, और ये कौन करता है? संपादकीय टीम करती है। और चौथी बात है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तारतम्यता मतलब सभी बातें हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। तो ये ऐसा करना बहुत जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा मुद्रित माध्यमों के लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, मुद्रित माध्यम क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या खूबियां हैं, उनकी क्या खामियां हैं, और मुद्रित माध्यम प्रमुख कौन कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीवी समाचारों के बारे में, रेडियो समाचारों के बारे में और इंटरनेट समाचारों के बारे में। तो आगे की वीडियो का इंतजार करते रहिए और तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।